हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का विजन आईएएस पीटी 365 के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। तो आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसका जो पीडीएफ है हमारे करेंट अफेयर बैच तेजस करेंट अफेयर बैच में इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तेजस करेंट अफेयर बैच में जुड़ने के लिए 9870564701 पर कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं विजन आईएएस पीटी 365 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन का 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह क्यों चर्चा में रहा है IUCN, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। IUCN हाल ही में इसकी विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की बैठक आबू धाबी UAE में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसकी जो IUCN के अंतर्गत विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? आबू धाबी UAE में संपन्न हुई थी। IUCN की जो स्थापना है 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और भारत भी IUCN का सदस्य है। हाल ही में 6 नए देश IUCN के सदस्य बने हैं, जिनमें आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबॉन, तुवालू और जिम्बाब्वे शामिल है। तो IUCN क्यों चर्चा में रहा है? IUCN का फुल फॉर्म भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में कहते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की बैठक हाल ही में UAE अबू धाबी में संपन्न हुई थी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाल ही में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया है। इनमें भारत में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल भी शामिल है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में 26 नए स्थलों को विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें भारत की तरफ से हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डिजर्ट शीत मरुस्थल को भी शामिल किया गया है। अब सवाल है कि भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और इसे आप लोग याद कर लेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो भारत में स्थित जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है? यहाँ पे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम और दूसरे तरफ यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है। पहला है शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट, कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम में, मानस असम, डिब्रू सैखोवा असम, ये दोनों अलग अलग है। दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कच्छ गुजरात, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और पन्ना भी मध्य प्रदेश, ये भी दोनों अलग अलग है। अचानक मारा अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर। नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में स्थित है। अगस्त्यमाला तमिलनाडु एवं केरल। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। नोकरेक मेघालय। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत में कौन कौन से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उसकी यहाँ पर सूची दी गई है। अब आपकी ड्यूटी है कि इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में स्थित हैं उनमें से 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जिसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के हिस्सा के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि भारत में जितने भी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित हैं उनमें से 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है? तो आप क्या बताएंगे? केरल राज्य।
अगला है प्रोजेक्ट चीता। 2022 ईस्वी में प्रोजेक्ट चीता को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में फिर से बसाना। ठीक है, और अफ्रीका में चीता की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप देखेंगे कि नामीबिया, बोत्सवाना, इन सब देशों से भारत में चीते लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2022 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत जो भी विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं भारत में चीता, उसको फिर से बसाया जाए। ठीक है, एनटीसीए इसका मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, एनटीसीए कार्यान्वयन एजेंसी है। हाल ही में बोत्सवाना ने भारत को 8 चीता देने की घोषणा की है और इससे पूर्व नामीबिया से भी भारत चीता को वहाँ से नामीबिया के द्वारा भारत में चीता को भेजा जा चुका है और बोत्सवाना ने भी हाल ही में घोषणा की है। तो यह प्रोजेक्ट चीता काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब प्रारंभ हुआ है, कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, भारत में हाथियों की स्थिति। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में भारत में हाथियों की डीएनए आधारित पहली गणना की गई है, यानी कि भारत में हाथियों की डीएनए आधारित पहली गणना की गई है और इस गणना के अनुसार भारत में इस गणना के अनुसार एशियाई हाथियों की जो कुल संख्या है भारत में 22,446 है। ठीक है, एशियाई हाथियों की कुल संख्या कितनी है, 22,446। सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो हाल ही में भारत में हाथियों की डीएनए आधारित पहली गणना की गई है, जिसके अनुसार एशियाई हाथियों की कुल संख्या 22,446 है, जिनमें से सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या किस राज्य में स्थित है, तो वह कर्नाटक है। यानी कि कर्नाटक में एशियाई हाथियों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है, तो वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो आपको भारत में देखने को मिलती है। अगला है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्यों, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1975 ईस्वी को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी और हाल ही में यानी कि अप्रैल 2025 ईस्वी में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ की तीनों देशज प्रजातियां, तीनों नेटिव प्रजातियों के लिए संरक्षण केंद्र मौजूद है। ठीक है, जैसे घड़ियाल के लिए संरक्षण के केंद्र कहां पर है, सतकोसिया में, टिकरपाड़ा सतकोसिया में। ठीक है, कहां पर स्थित है, तीनों जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो घड़ियाल का संरक्षण केंद्र कहां पर मौजूद है, सतकोसिया उड़ीसा। खारे जल का मगरमच्छ का संरक्षण केंद्र भीतरकनिका उड़ीसा में और मगर यानी कि मगरमच्छ का संरक्षण केंद्र सिमलीपाल उड़ीसा में। तो उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मगरमच्छ की तीनों नेटिव प्रजातियों के संरक्षण केंद्र मौजूद है। और भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1 अप्रैल 1975 ईस्वी को और हाल ही में अप्रैल 2025 ईस्वी में इसने अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। अगला है भारत का पहला नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन। ठीक है, भारत का पहला नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन पर्यावरण मंत्रालय तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत ने हाल ही में पहली नदी डॉल्फिन जनसंख्या का आकलन किया है। इसके अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन की संख्या है 6,327, जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन 6,324 और सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या है 3। ठीक है, वितरण यानी कि डॉल्फिन का वितरण मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी द्रोणी में देखने को मिलता है। और हाल ही में जो पहला नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन किया गया उसके अनुसार गंगा नदी डॉल्फिन में 6,324 और सिंधु में 3 संख्या है, यानी कि टोटल डॉल्फिन की संख्या 6,327। सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, या क्रमशः 3 स्टेट हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वर्ष 2020 ईस्वी में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चंबल नदी क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है और
जो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास है वह है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सरकार क्या काम कर रही है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 ईस्वी में स्थापना की गई। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में इसकी स्थापना की गई। चंबल नदी क्षेत्र डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसके COP15 के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसके COP15 सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में किया गया है। इसका थीम क्या था? हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। तो रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, इसके COP15 सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में किया गया। किस थीम के साथ? तो हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा इसका थीम था। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है और इसी के साथ भारत में ब्लू फ्लैग जो समुद्र तट हैं उसकी संख्या 18 हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तटों की संख्या महाराष्ट्र में है और भारत में टोटल ब्लू फ्लैग समुद्र तट 18 हो चुके हैं और हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कौन कौन से 5 समुद्र तट हैं? श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर। ये 5 समुद्र तट ऐसे हैं जिन्हें, और ये पांचों महाराष्ट्र में स्थित हैं, इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आ रहे हैं। आगे हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करें उससे पहले एक संक्षिप्त सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर का एक पेड ग्रुप लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है तेजस करेंट अफेयर 2, तेजस 2.0 करेंट अफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी 72वीं BPSC प्रीलिम्स तक ही है, यानी कि यह ग्रुप जो है 72वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट दिए जाएंगे? तो इसमें जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक हर महीने का प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। मासिक बिहार करंट अफेयर यानी कि बिहार करंट अफेयर का नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। PIB का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। भारत में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट प्रोवाइड किया जा रहा है। जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन संपन्न होने तक न्यूज़पेपर का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है और विजन ISPT 365 का शॉर्ट नोट्स पूर्व में इकोनॉमी और साइंस टेक का प्रोवाइड किया जा चुका है और आज इकोलॉजी का भी नोट्स जो है आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। 2-3 दिनों के बाद इसका PDF भी इसी ग्रुप में तेजस करेंट अफेयर प्रोग्राम में जो बैच बना हुआ है वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारे कंटेंट 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत सफिशिएंट मटेरियल है और इन सभी को तेजस करेंट अफेयर बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे जुड़ने का चार्ज 299 है। इससे जुड़ने का चार्ज है 299, यानी कि 299 में इतने सारे कंटेंट आपको 72वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा होने तक आपको मिलते रहेंगे। अभी तक का सारा अपडेटेड कंटेंट ग्रुप पे प्रोवाइड कराया जा चुका है और आगे का जो 2-3 महीनों का भी समय बचा हुआ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबल है कि लास्ट सितंबर महीने में एग्जामिनेशन होनी चाहिए, तो उस समय तक सारे कंटेंट इसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। अब सवाल है कि आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे कैसे? तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो 9870564701, ठीक है, क्वेरी का नंबर है 9870564701। इस पे आप कॉल या मैसेज करके तेजस करंट अफेयर बैच के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह ये नंबर अवेलेबल है, स्कैनर यही है। आप किसी भी नंबर इस पे किसी भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 9870564701 प्रणय कुमार आप पेमेंट कर सकते हैं 299 और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तत्पश्चात आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और अभी तक का सारा कंटेंट वहां पे आपको मिल जाएंगे और आगे का भी कंटेंट 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन संपन्न होने तक उसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। तो यह तेजस करेंट अफेयर बैच के बारे में जानकारी और सारे करेंट अफेयर का PDF जो भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है सारे PDF जो हैं आपको इसी पेड ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा। पहले इसका चार्ज 399 था, अब इसको घटाकर
$299 कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे और इसका पीडीएफ जो आज डिस्कस किया जा रहा है उसका पीडीएफ भी इसी पेड ग्रुप में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनजीटी, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी सवाल प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं एनजीटी के बारे में। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी। एनजीटी जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, एनजीटी एक सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय दोनों अलग अलग है, ठीक है। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो और सांविधिक का मतलब होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों से निर्मित इकाई हो, वह हो गया सांविधिक निकाय। तो एनजीटी का गठन 2010 ईस्वी में किया गया था, संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और उसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण हेतु सांविधिक निकाय के रूप में एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और पूरे देश भर में इसकी 4 अन्य पीठें हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 जगह पर एनजीटी की अन्य पीठ है और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका एनजीटी का अध्यक्ष होता है। इसका सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है एनजीटी की इसके निर्णय को आप 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में आप इसके निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। यानी कि एनजीटी के निर्णय को चुनौती आप कहाँ पे देंगे? एनजीटी के निर्णय को चुनौती आप सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में दे सकते हैं, हाईकोर्ट में नहीं, ठीक है। एनजीटी जो है हरित अधिकरण, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। तो यह एनजीटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है UNFCCC का COP30 समिट, ठीक है। आप सभी जानते हैं COP30 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील के बेलेम शहर COP30 का आयोजन किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे यह ना पूछे कि COP30 का आयोजन किस शहर में किया गया, आपसे डायरेक्ट यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में बेलेम शहर काफ़ी चर्चा में रहा है, यहाँ पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, या फिर बेलेम शहर जहाँ पर अभी COP30 का आयोजन किया गया कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे COP30 का आयोजन किया गया है ब्राज़ील के बेलेम शहर में, ठीक है। COP31 नवंबर 2026 में अंताल्या तुर्की में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि COP30 का आयोजन जो है COP30 2025, ठीक है, ब्राज़ील के बेलेम शहर, और COP31 2026 नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, इस वर्ष के अंत तक। कहाँ पर? तुर्की में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब सवाल है UNFCCC क्या है जिसके तहत COP सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? और हाँ, पहली जो COP बैठक हुई थी यानी कि COP1, इसका आयोजन 1995 ईस्वी में किया गया था जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है। UNFCCC क्या है? तो 1992 के अर्थ समिट में UNFCCC का गठन किया गया था और 1994 ईस्वी में इसे पूरा एक संस्थागत रूप दिया गया था और इसी के तहत प्रत्येक वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP की बैठक की जाती है, COP की मीटिंग की जाती है। और COP1 पहली बैठक इसकी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी और पिछले वर्ष 2025 नवंबर में COP30 का आयोजन किया गया ब्राज़ील के बेलेम में और इस वर्ष नवंबर 2026 में COP31 का आयोजन किया जाएगा तुर्की के अंताल्या में, ठीक है। तो यह हो गया COP समिट। अगला पॉइंट है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट जो प्रोजेक्ट है GFRA, ठीक है, यह FAO के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला पॉइंट है हाल ही में नेपाल के याला हिमनद को मृत घोषित किया गया है, ठीक है। UN ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया था। केंद्र सरकार ने पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है और यह अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी अंटार्कटिका में
एक नए अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, और मैत्री 2 जो है अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र है। इससे पहले 3 अनुसंधान केंद्र वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। कौन कौन? सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। ये 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में पहले से ही भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अब चौथे अनुसंधान केंद्र निर्माण करने की बात की गई है, जिसका नाम दिया गया है मैत्री 2। तो दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री और मैत्री 2 अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र है। लेकिन एक अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री, वह आर्कटिक में भारत का अनुसंधान केंद्र है। तो आप लोग याद रखेंगे, अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र है मैत्री 2। इसके पूर्व में दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री की वहाँ पर स्थापना की जा चुकी है। लेकिन हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है, यह जो है आर्कटिक में भारत का अनुसंधान केंद्र भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। हिमाद्री का संबंध आर्कटिक से है। अगला पॉइंट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 70। ठीक है, पहले स्थान पे है स्वीडन, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरा स्थान पे है डेनमार्क। भारत के ईटीआई स्कोर में इस वर्ष के दौरान 1.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्री जिन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया, जिसमें स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क स्थित है। भारत का स्थान है 70वां स्थान है भारत का इस सूचकांक के अंतर्गत। भारत के ईटीआई स्कोर में इस वर्ष के दौरान लगभग 1.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 किसके द्वारा जारी की जाती है? जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है। शीर्ष देश डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास, ये शीर्ष देश हैं। भारत का इसमें 9वां स्थान है। जलवायु जोखिम सूचकांक जो है वर्ष 2006 ईस्वी से प्रतिवर्ष जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, और इस वर्ष जो वर्ष 2026 में जलवायु जोखिम सूचकांक जारी की गई है, उसमें भारत का स्थान है 9वां। अगला पॉइंट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्यों चर्चा में रहा है? इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन हाल ही में इसकी स्थापना जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। यूएन की एक इकाई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। भारत सहित 193 देश विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य हैं। यह क्यों हाल ही में चर्चा में रहा? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 सिंपोजियम की मेजबानी की है, जो WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना और विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है मेघायन 25 सिंपोजियम की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी किस उपलक्ष्य में? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में, जिसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। तो मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा देश ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना? तो आप क्या बताएंगे? मॉरिशस। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है NGPM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यह क्या है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023 ईस्वी में की गई थी। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को वैश्विक निर्यात केंद्र बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी 2023 ईस्वी में। इसका मुख्य लक्ष्य था कि 2030 ईस्वी तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना। हाल ही में 3 बंदरगाहों को
GHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। तो वह 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो गुजरात का दीनदयाल बंदरगाह है, उड़ीसा का पारादीप है और तमिलनाडु का बीओ चिदम्बरनार है। तो हाल ही में 3 बंदरगाहों को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये सब 1 लाइनर सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। अब से पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो असम में किया गया है। अगला सवाल है, विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? तो विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू किया गया है। हाल ही में देश के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देश के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया गया है। अगला पॉइंट है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि केरल ने वायनाड में भारत का पहला विज्ञान आधारित और समुदाय संचालित सेन्ना एस्पेक्टाबिलिस उन्मूलन अभियान चलाया है। ठीक है, भारत का पहला विज्ञान आधारित और समुदाय संचालित सेन्ना एस्पेक्टाबिलिस उन्मूलन अभियान केरल के द्वारा वायनाड में चलाया गया है। ये क्या है सेन्ना एस्पेक्टाबिलिस उन्मूलन, या क्यों इसके उन्मूलन से संबंधित अभियान चलाया गया उसे समझना है। यह बेसिकली अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक स्थानिक प्रजाति है। जो सेन्ना एस्पेक्टाबिलिस होता है, यह देसी पादप प्रजातियों को नष्ट कर देता है तथा मृदा की रासायनिक संरचना को बदल देता है। इसीलिए इसके उन्मूलन से संबंधित केरल ने वायनाड में भारत का पहला और विज्ञान आधारित समुदाय संचालित जो है परियोजना की शुरुआत, अभियान की शुरुआत की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति के बाद सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अब मन में सवाल होगा कि आखिर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, लेकिन सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हाल ही में बना है। तो इन दोनों को याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और दूसरा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। भारत का पहला और एकमात्र समर्पित भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानार भेड़िया अभयारण्य पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यानी कि भारत का पहला और एकमात्र समर्पित भेड़िया अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर में महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य, यह भारत का पहला और एकमात्र समर्पित भेड़िया अभयारण्य है। महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS का अनावरण किया है। ठीक है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली, इसकी शुरुआत की गई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। यह विश्व की पहली स्वदेश निर्मित उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। इसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया गया है। यह विश्व की पहली स्वदेश निर्मित उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो पुणे स्थित IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी फ्लड का उद्घाटन किया है। ठीक है, सी फ्लड, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा सी फ्लड का उद्घाटन किया गया है। तब सवाल है कि आखिर सी फ्लड क्या है? तो सी फ्लड एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के मानचित्रों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के रूप में गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ठीक है, फिलहाल यह प्रणाली यानी कि सी फ्लड प्रणाली वर्तमान समय में
महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटी परियोजना को कवर करेगी। तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सी फ्लड का उद्घाटन किया गया है। यह बेसिकली वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के मानचित्रों को और जल स्तर की भविष्यवाणी के रूप में 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगा ताकि आपदा की स्थिति में नागरिकों को बचाया जा सके। अगला पॉइंट है, चीन गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला अस्थायी अंडरसी रिसर्च स्टेशन बना रहा है। तो गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला अस्थायी अंडरसी रिसर्च स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है? तो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। गैस हाइड्रेट्स क्या है? तो जल और गैस से बने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं गैस हाइड्रेट्स। तो चाइना के द्वारा गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला अस्थायी अंडरसी रिसर्च स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, हाल ही में साइट्स के पक्षकारों का 20वां सम्मेलन यानी कि साइट्स के पक्षकारों का COP20 उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुआ है। साइट्स क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, यह है साइट्स का पूरा नाम। तो साइट्स के पक्षकारों का 20वां सम्मेलन यानी कि COP20 उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुआ है। यह मध्य एशिया में आयोजित होने वाला पहला साइट्स COP था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि उज्बेकिस्तान में साइट्स के पक्षकारों का COP20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। साइट्स का COP20 सम्मेलन उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है और यह मध्य एशिया में आयोजित किया जाने वाला साइट्स का पहला COP समिट था। साइट्स का पूरा नाम क्या है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, वैश्विक कार्बन बजट 2025। वैश्विक कार्बन बजट 2025 किस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा वैश्विक कार्बन बजट 2025 रिलीज किया गया, जिसके अनुसार सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन USA, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। ये 3 टॉप 3 कार्बन उत्सर्जक कंट्री हैं, USA, चाइना एंड इंडिया। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा वैश्विक कार्बन बजट प्रकाशित की जाती है, जिसके अनुसार सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश में USA, चाइना एवं इंडिया का स्थान है। अगला पॉइंट है, भारत सड़क निर्माण हेतु बायो बिटुमेन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, यानी कि सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। बायो बिटुमेन क्या है? तो बायो बिटुमेन का एक वैकल्पिक रूप है जिसे ऑर्गेनिक तत्वों से तैयार किया जाता है। बायो बिटुमेन नाम से ही आपको लग रहा है कि इसे ऑर्गेनिक रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सड़क निर्माण हेतु बायो बिटुमेन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है, केरल वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों के प्रभावी प्रबंधन और अभियोजन के लिए HAWK हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल नामक भारत की पहली डिजिटल न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली लॉन्च की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। केरल वन विभाग के द्वारा HAWK नामक भारत की पहली डिजिटल न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली लॉन्च की गई है वन्यजीव अपराधों के प्रभावी प्रबंधन और अभियोजन के लिए। अगला पॉइंट है, हिम सरोवर प्रोजेक्ट। तो हिम सरोवर प्रोजेक्ट लद्दाख में लॉन्च किया गया है जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो हिम सरोवर प्रोजेक्ट याद रखेंगे, लद्दाख में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वहां के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूर्ण करता है। ठीक है, ये एक ही
केंद्र शासित प्रदेश है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत दीव जो है देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से पूर्ण करता है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, देश का पहला राज्य जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR में प्रारंभ करने की घोषणा तमिलनाडु ने की है। यानी कि देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंतर्गत कहाँ पर? तमिलनाडु को कोयम्बटूर जिले के अंतर्गत अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। तो देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य के द्वारा शुरू किया जाने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु के द्वारा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए हैं। यानी कि पेरू के द्वारा मधुमक्खियों को, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला जो पेरू पहला देश भी बना और दुनिया के पहले कीट जिसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया मधुमक्खी, ये अमेजन की मधुमक्खियां हैं जिसे पेरू के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से कार्बन स्रोतों में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन बना है। यानी कि कार्बन सिंक से कार्बन स्रोतों में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व उष्णकटिबंधीय वन। ICGS समुद्र प्रताप काफ़ी महत्वपूर्ण है। ICGS समुद्र प्रताप क्या है? ICGS समुद्र प्रताप तो स्वदेशी रूप से निर्मित और डिज़ाइन भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत है। यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत है ICGS समुद्र प्रताप, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आपसे अभी पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा ICGS समुद्र प्रताप क्या है, तो आप बताएंगे भारत स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत के 100 गांवों को सुनामी के लिए तैयार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन गांवों को यूनेस्को के सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम के तहत तैयार किया जा रहा है और उड़ीसा के 24 गांवों को पहले ही सुनामी के लिए तैयार बनाने का लक्ष्य, उसके जो यूनेस्को का जो कार्यक्रम है उसके तहत उड़ीसा के 24 गांवों को सुनामी के लिए तैयार बनाया जा चुका है। ठीक है, कुछ इसके मानक होते हैं, उसके आधार पर गांवों को डेवलप करना होता है और उसी के लिए 100 गांवों को भी सूचीबद्ध किया गया है, लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा प्रदान की जाती है और हाल ही में ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में किए गए प्रयासों के लिए चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रथम स्थान है चंडीगढ़ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। अगला है प्रोजेक्ट सन कैचर। क्या है सन कैचर? सन को कैच करना, कैसे उसे समझिए। सन कैचर गूगल की एक पहल है। बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग की संभावनाओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से गूगल के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट सन कैचर की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है UN चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2025। तमिलनाडु कैडर की IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को UN चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। UN चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2025 जो है या UN चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2026 ईस्वी से विश्व का पहला कार्बन कर लागू किया है। यानी कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा 1 जनवरी 2026 से विश्व का पहला कार्बन कर लागू किए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत कार्बन गहन उत्पादों के आयात पर कार्बन से संबंधित शुल्क लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है जापान ने 2011 की भीषण सुनामी के बाद बंद किए गए काशीवादाकी कारीबा परमाणु संयंत्र को पुनः प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, यानी कि जापान के द्वारा 2011 की भीषण सुनामी के पश्चात बंद किए गए काशीवादाकी कारीबा परमाणु संयंत्र को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और काशीवादाकी कारीबा परमाणु संयंत्र जो है वह जापान के होन्शु पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है।
यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक कार्बन बाजार के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को स्वीकृति प्रदान की है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा वैश्विक कार्बन बाजार के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को स्वीकृति प्रदान की गई है और यह परियोजना जो है वह म्यांमार में स्थित है और दक्षिण कोरिया के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहले कार्बन क्रेडिट को स्वीकृति प्रदान की गई है वैश्विक कार्बन बाजार के तहत और यह परियोजना म्यांमार में है और दक्षिण कोरिया के सहयोग से संचालित की गई है। भारत सरकार लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण आधारित संयंत्र स्थापित कर रही है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण आधारित संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन उत्पादन की खोज की सूचना दी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। डार्क ऑक्सीजन क्या होता है? डार्क ऑक्सीजन तो यह सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे महासागर में उत्पादित किया जाने वाला ऑक्सीजन है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च के आधार पर यह सूचना प्रदान की गई कि प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की संभावनाएं विद्यमान हैं और डार्क ऑक्सीजन वह होता है जो सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे महासागर में उत्पादित किया जाने वाला ऑक्सीजन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर आप लोग याद रखेंगे। अगला है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो वर्ष 2026 की जो थीम है वाटर एंड जेंडर, विश्व जल दिवस 2026 की थीम है वाटर एंड जेंडर, जिसे 22 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च। इसका थीम क्या है इस बार का? और 2026 का थीम औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। तो विश्व जल दिवस 2026 का थीम वाटर एंड जेंडर और विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का थीम औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण है। ठीक है, फिर से ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तेजस करेंट अफेयर पेड ग्रुप के बारे में जानकारी। यह जो ग्रुप है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर अभी तक का एग्जामिनेशन होने तक का सारे कंटेंट मिलेंगे। हर महीने का प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, बिहार करंट अफेयर का नोट्स, पीआईबी का नोट्स, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का नोट्स, बिहार और भारत का न्यूज़पेपर का नोट्स और प्लस में विजन आइस का पीटी 365, इकोनॉमी का प्रोवाइड किया जा चुका है, साइंस टेक का प्रोवाइड किया जा चुका है और आज इकोलॉजी का आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, इससे जुड़ने के लिए एक ही नंबर अवेलेबल है, वह क्वेरी का भी नंबर है, पेमेंट का भी नंबर है। ठीक है, तो आप लोग 9870564701 प्रणय कुमार आप लोग कॉल या मैसेज करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो यही नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। इसी नंबर पे 299 का पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। तत्पश्चात आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और यह जो ग्रुप है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और उसके अंतर्गत ये सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगला है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति। यह डेटा जो है 31 मार्च 2026 की डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट है। यहाँ पर वर्णित किया गया है भारत वर्तमान समय में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है चाइना, यहाँ पर लगभग 2200 से ज़्यादा गीगावाट यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा इसके पास स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है चाइना के पास। दूसरे नंबर पे है यूएसए, यहाँ पे 450 गीगावाट से ज़्यादा यूएसए में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जो है वह 283.46 गीगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा लगभग 274 तो 274 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा लगभग 8-9 गीगावाट है। ठीक है, तो स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व में तीसरे नंबर पे है, क्रमशः चाइना और अमेरिका के बाद। अगला पॉइंट है शिपकिला दर्रा।
भारत और चीन ने 1 जून से हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे के माध्यम से व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। तो शिवकिला दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवकिला दर्रा भारत और तिब्बत यानी कि चीन को जोड़ता है। इसे पहले पेमाला या साझा दर्रे के नाम से जाना जाता था और आप सभी जानते हैं कि सतलुज नदी जो है शिवकिला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है शिवकिला दर्रा। और आज का लास्ट करंट अफेयर है 11 मार्च 2026 को ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसकी स्थापना की गई थी COP21 के दौरान पेरिस में भारत और फ्रांस के सहयोग से। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने विजन IS का इकोलॉजी का PT 365 को हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा अधिकांश चीज़ें जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन में ही डिस्कस कर दिया जाता है। तो उसको छांटकर जो कुछ न्यू पॉइंट बचे हैं उसे ही इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया गया है, क्योंकि एक ही बात को हर वीडियो में रिपीट करना उचित नहीं है। ठीक है, तो यह वीडियो उम्मीद है कि 72वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और लास्ट सितंबर तक संभावना है कि लास्ट सितंबर तक 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन संपन्न हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ साथ हम लोग यूट्यूब चैनल पे कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर साझा करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।